So, again, welcome. Very good evening to all the participants. Today, we'll be discussing basically the Companies Act. So, this PPT I have already shared with you. I hope my screen is visible. Is it visible? Yes, sir. Okay. So, we'll try to cover. Let us see how much we can cover. So, what is contained in this Companies Act? And in Companies Act also, there are certain chapters which are in your syllabus, not the entire Companies Act. And you should have the copy of the latest Companies Act. Cutoff date, as you know, is 4th of February 2025. But there are not many amendments which have taken place after 4th of February. If you don't want to buy Companies Act, it is available on my website also. Right? So, on my website also, I will show you that the entire Companies Act, section by section, is available. So, let me show you how you can access that Companies Act which is available on my website. Just a minute. तो अपना भी तो प्रचार करते रहना चाहिए ना, कि बहुत सारे लोग हम दिखाते रहते हैं भाई हमारी वेबसाइट पर क्या क्या है, और उसी का कारण है कि भाई हमारे कितने 7,60,000 व्यूज हो चुके हैं हमारी साइट, 7,60,000. Just a minute, I will show you for reference purpose, because not many people buy books. मैं तो देखो हर किताब खरीदता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं उनके पास पुरानी किताब पड़ी होगी, कभी 10 साल पुरानी, वो तो उससे कोई फायदा नहीं है. ये मेरे आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल. इज इट विजिबल? Yes, sir. वेबसाइट है ना. तो इसमें आपको नॉलेज बैंक में जाना है. नॉलेज बैंक में आपको एक्ट्स में जाना है. एक्ट्स में आप जैसे कंपनी लॉ है तो कॉर्पोरेट लॉज में जाना है. अगर इनकम टैक्स होगा तो डायरेक्ट टैक्स में जाना है. ठीक है. तो कॉर्पोरेट लॉज में गए और आप चले गए कंपनीज एक्ट 2013. 1956 वाला भी डला हुआ. ठीक है. तो ये नजर आ रहा है आपको स्क्रीन पर चैप्टर वाइज? Yes, sir. हाँ. तो अब आपको जिस चैप्टर पे जाना है उस चैप्टर पे आप जा सकते हो. सारे चैप्टर्स आपके सिलेबस में नहीं है. जो चैप्टर आपको पढ़ना हो उस चैप्टर पर आप जाइए. जैसे चैप्टर 1 है प्रिलिमिनरी. ठीक है. अब इसमें सेक्शन 2 है, तो सेक्शन 2 में डेफिनेशन है. ये डेफिनेशन आ गई. ठीक है. और डेफिनेशन में भी इंटरलिंकिंग है. जैसे ये कहता है कि भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको सेक्शन 133 में देखना है, तो इस पर क्लिक करोगे तो आपका 133 खुल जाएगा. ठीक है. क्लियर है? Yes, sir. तो इस तरह से पूरा इंटरलिंक्ड है, और यहां से आपको लेटेस्ट कॉपी मिल जाएगी. कोई भी सेक्शन आपने देखना हो तो आप यहां पर देख सकते. लेकिन इतनी रामायण पढ़ने का टाइम होता नहीं बंदों के पास, तो उसके ये लिए फिर जैसे हम ये CRK गुप्ता का जो वेबसाइट है, एक तो चैरिटेबल ट्रस्ट है, IBC, GST, इनकम टैक्स, वैल्यूएशन, अदर्स. हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, यहाँ नहीं. यही ये मैं बता रहा हूँ आपको. मैं ये स्क्रीन दिखाता हूँ ना आपको, देखिए. नॉलेज शेयरिंग में. हाँ हाँ, इसमें आप चले जाइए नॉलेज बैंक के अंदर. ये ऊपर में नॉलेज बैंक पड़ा हुआ ना, हाँ साइट मैप गैलरी नॉलेज बैंक. जी जी. ये हॉरिजॉन्टल जो बना हुआ है, विजेट्स बने हुए हैं. हाँ वो देख लिया, नॉलेज बैंक के अंदर ये हाँ, नॉलेज बैंक जाना में एक्ट्स पड़ेगा. में जाइए. एक्ट्स के अंदर कॉर्पोरेट लॉज में जाइए, क्योंकि बहुत सारे लॉज रखे हुए ना इसमें, दुनिया जान के लॉज हैं. और उसके अंदर कंपनीज एक्ट, तो आपका ये कंपनीज एक्ट खुल जाएगा चैप्टर वाइज. फिर आपको जिस कॉर्पोरेट चैप्टर में लॉ. जाना है उस चैप्टर में आप चले जाइए. आप चाहें तो इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है. बट मैंने आपको बता दिया जस्ट फॉर रेफरेंस पर्पज, इन केस यू आर नॉट हैविंग ए कॉपी ऑफ द एक्ट विद. ठीक है. पुरानी किताब से पढ़ने से तो अच्छा मेरी वेबसाइट से पढ़ लो. बिल्कुल. इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड करके. हाँ हाँ, डाउनलोड कर सकते हो आप. कॉपी पेस्ट करके प्रिंट आउट भी ले सकते हो, नो इश्यूज. कुछ भी आप कर सकते हो. ये अपडेटेड है आई थिंक, अपडेटेड है. हाँ हाँ, ये क्योंकि अपडेटेड. बीच बीच में कुछ कुछ अमेंडमेंट आते रहते हैं ना, हाँ तो हाँ, उसमें बिल्कुल आप बिल्कुल अपडेट कर अपडेटेड है देते ये. हैं. हाँ, और क्या.
ठीक है जी। तो अब हम अपनी पीपीटी पर वापस आ गए, नजर आ रही है आपको पीपीटी? Yes, sir. हाँ, टेबल ऑफ कंटेंट्स, कंपनीज एक्ट, प्रॉस्पेक्टस, कैपिटल एंड प्राइवेट प्लेसमेंट, चार्जेस, है ना, बहुत सारी चीजें इसके अंदर है। तो लेट अस स्टडी इट वन बाय वन। ठीक है, आपको मालूम है कि बिजनेस डिफरेंट वेज में हो सकता है। यू कैन ओपन सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलपी, वन पर्सन कंपनी, प्राइवेट, पब्लिक, सेक्शन 8 कंपनी। व्हाट इज डिफरेंट? Liability is different, succession is different, compliance is different, right? And there are different regulators for different entities. MCA is a regulator, then registrar of firms is the regulator for partnership firms, then regional director, NCLT or NCLT, and SEBI, RBI, IBBI. These are the various regulators. ठीक है, Companies Act, prospectus. So what are the different types of prospectus and what are the key requirements? ठीक है, so prospectus is required for IPO. IPO का फुल फॉर्म क्या होता है? IPO तो बहुत लोगों ने सुना होगा, but what is the full form of IPO? Initial public offering. Very good, very good. So initial public offer, offer for sale. What is offer for sale? Offer for sale is the selling of shares by the directors, basically the management. वो अपने शेयर्स को ही सेल कर देते हैं, इसको कहते हैं ऑफर फॉर सेल, OFS भी कहते हैं। और फर्दर पब्लिक इशू, जो कंपनी ऑलरेडी IPO ला चुकी है वो और पब्लिक इशू लाना चाहती है तो उसको कहते हैं फर्दर पब्लिक इशू। ठीक है, FPO। ये जो प्रोस्पेक्टस है इट इज रिक्वायर्ड किस किस केस में? IPO में भी चाहिए, ऑफर फॉर सेल में भी चाहिए और फर्दर पब्लिक इशू में भी। It is to be filed with the ROC before issue and validity period is 90 days. All securities in a public offer are to be issued in डीमैट फॉर्म, डीमैटलाइज्ड फॉर्म में आजकल इशू होता है, ये सब आपको मालूम है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट होती है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है, कुछ आइडिया किसी को? इस पर सवाल भी पूछ लेते। सर पढ़े थे बट अभी एकदम याद नहीं है। हाँ कोई बात नहीं। और कोई आज जब कई बार आप टीवी देखते होगे, टीवी में भी ये आता है कि भाई रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस टीवी पे भी आ ये जाता है। सर ये इनिशियल होता है प्रॉफिट, इसमें रेट वगैरह ये सब नहीं होता है initial। राइट, सो इट इज ए शॉर्ट एंड फॉर्म ऑफ प्रोस्पेक्टस। बेसिकली इसके अंदर हाइलाइट्स होती है एंड इट इज टू बी फाइल्ड 3 days और मोर बिफोर द इशू। और उसके बाद में वेरिएशंस वर्सेस द फाइनल जो भी प्रोस्पेक्टस होगा दे आर हाईलाइटेड। ठीक है, क्योंकि जैसे आप शेयर एप्लीकेशन, पहले तो देखो बड़ा आसान है इसको समझना। पहले क्या होता था, शेयर एप्लीकेशन फॉर्म सड़कों पर पड़े होते थे, देखा ना आपने, सड़कों पर लोग बेचते रहते थे शेयर एप्लीकेशन फॉर्म, कनॉट प्लेस में या कहीं पर भी जो बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, सब जगह इन ऑलमोस्ट ऑल बिग सिटीज। तो शेयर्स वर बीइंग सोल्ड, शेयर फॉर्म्स वर बीइंग सोल्ड ऑन रोड साइड, बिकते थे ना पहले जब डीमैट नहीं आया था। यस सर। तो उसमें क्या होता है, शेयर फॉर्म तो थोड़ा सा ही होता है, उस पर वो फॉर्म बहुत लंबा चौड़ा होता है ना, काफी बड़ा फॉर्म होता है, उसमें बहुत सारी काइंड ऑफ बातें बुकलेट, होती हैं। बुकलेट की तो तरह बहुत सारी होता था। बातें लिखी होती है, वो क्या है, वो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस ही लिखा होता है उसमें। वो पूरा छोटा छोटा छाप देते हैं, प्रोस्पेक्टस तो पूरा छाप नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस छाप देते हैं। और इसको उसमें कुछ ड्राफ्ट रेड कोड भी हेरिंग होता था प्रोस्पेक्टस सर, भी कहते हैं। कई बार क्या कुछ होता कोड भी होता था, है? कोड, उसमें कुछ कोड भी पड़ा होता था उसके। हाँ 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 बिल्कुल, कोड तो कमीशन वगैरह के पर्पज से। तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बेसिकली क्या है, इट इज ए शॉर्टर्ड फॉर्म ऑफ प्रोस्पेक्टस, आप ऐसे समझ लीजिए। अच्छा, फाइनल प्रोस्पेक्टस इज टू बी फाइल्ड विद द ROC एंड सेबी। जो फाइनल प्रोस्पेक्टस है आपका, वो आपको फाइल करना है किसके साथ, ROC के साथ और सेबी के साथ। उसमें क्या रहेगा, कैपिटल टू बी रेज, क्वांटम, क्लोजिंग प्राइस वगैरह। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट आती है शेल्फ प्रोस्पेक्टस। ये शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या है? शेल्फ प्रोस्पेक्टस होता है आपका, इट इज वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। मान लीजिए 1 साल में आप 4 बार इशू लाना चाह रहे हो, ठीक है,
तो आपने एक बार शेल प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया, उसको फाइल कर दिया आरओसी और सेबी के साथ, तो जो लेटर इश्यूज लाओगे उसमें आप क्या लगाओगे? शेल प्रोस्पेक्टस प्लस इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। उस इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में क्या होगा? चेंजेस हो जाए, ठीक है। और ये जो प्रोस्पेक्टस है, साइंड कॉपी इज टू बी फाइल्ड बाई एवरी डायरेक्टर और प्रपोज डायरेक्टर। तो जो भी डायरेक्टर है या जिसका नाम प्रपोज्ड है उसको जो है साइन करना है और ये कॉपी फाइल करनी है आरओसी और सेबी के साथ। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है प्रोस्पेक्टस, ठीक है। अलॉटमेंट एंड एडवर्टाइजमेंट है। तो अब जो भी एडवर्टाइजमेंट होगी उसमें क्या रेफरेंस रहेगा? ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताओगे आप, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेंबर की लायबिलिटी क्या रहेगी, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या रहेगी, सिग्नेटरीज और शेयर्स, मतलब बेसिक बातें। आप जो भी एडवर्टाइज, मान लो चाहे आप रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इश्यू करो, आप कोई भी प्रोस्पेक्टस इश्यू करो, उसमें भी ये बेसिक बातें तो रहनी ही रहनी है। अच्छा, एप्लीकेशन मनी कितनी रह सकती है? एप्लीकेशन मनी रह सकती है नॉट लेस देन 5% of the nominal value or the percentage which SEBI prescribes. ठीक है। No allotment unless minimum subscription is received and money is paid by instrument. ठीक है। अच्छा, return of allotment, it is mandatory as per section 39 subsection 4 and it is to be filed with the, and this allotment and advertisement, it must include SEBI financial information and compliance declaration. उसके बाद में अब एक कॉन्सेप्ट आती है प्राइवेट प्लेसमेंट। ये प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है? प्राइवेट प्लेसमेंट में ये है कि इट कैन बी मेड टू पर्संस नॉट एक्सीडिंग 50 इन नंबर, ठीक है। 50 लोगों तक का प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हो, बट इट एक्सक्लूड्स क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स एंड एम्प्लॉयज, ठीक है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कौन से होते हैं आपको मालूम ही है, कई बार डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, सेबी रेगुलेशंस में भी डिस्कस किया था। बेसिकली एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वगैरह वगैरह, इनको हम कहते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, ठीक है। तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स और एम्प्लॉयज के अलावा 50 से ज्यादा को आप ये प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं कर सकते। और इसमें क्या रहता है? 60 डेज रहता है टू अलॉटमेंट फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ, ठीक है। और within 15 days you have to refund the amount if allotment fails, and if you are not able to pay then you have to pay 12% per annum interest on delayed refund. ये प्राइवेट प्लेसमेंट में कुछ रूल्स और रिस्ट्रिक्शंस। दिस ऑफर इज टू ए डिफाइंड ग्रुप, नो एडवर्टाइजमेंट और पब्लिक पब्लिकेशन। अब इससे पहले हमने क्या देखा था? पब्लिक इशू। पब्लिक इशू में क्या है? एडवर्टाइजमेंट आप कर सकते हो। यहां क्या है? यहां आप एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। It is offered to a defined group, no advertisement or public publication, ठीक है। अगर पहली प्राइवेट प्लेसमेंट पेंडिंग है तो नो सेकंड प्राइवेट प्लेसमेंट कैन बी मेड अनलेस फर्स्ट इज क्लोज्ड, ठीक है। और क्लोज करने के लिए क्या है? 60 days. इफ एप्लीकेंट्स एक्सीड द लिमिट, तो फिर क्या होगा? ये पब्लिक इशू वाले प्रोविजंस अप्लाई हो जाएंगे, तो ये मान लिया जाएगा कि ये आपकी प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं है, ये पब्लिक इशू। और जो भी पब्लिक इशू के नॉर्म्स हैं, जो रूल्स हैं, वो लागू हो जाए। इसके अलावा कई लोग ज्यादा चालाक बनते हैं, वो कहते हैं भाई इसमें राइट ऑफ रिनंसिएशन अगर हम दे दें तो ज्यादा लोगों को अप्रोच कर सकते हैं। नहीं, वो कहता है कि नो राइट ऑफ रिनंसिएशन इज अलाउड अंडर प्राइवेट प्लेसमेंट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जिसको आपने ऑफर किया है वही या तो एक्सरसाइज करेगा ऑप्शन या नहीं करेगा। ये नहीं आपने तो ऑफर प्राइवेट प्लेसमेंट किया रामलाल को, रामलाल आगे उसको असाइन कर दे श्यामलाल को, नहीं, वो नहीं कर सकता। अगर ऐसे करने लग जाओ फिर तो पब्लिक ही हो गया ना कसम से। तो नो राइट ऑफ रिनंसिएशन, ठीक है। एप्लीकेशन मनी इज टू बी यूटिलाइज्ड ओनली आफ्टर अलॉट। यू आइदर अलॉट विद इन 60 days, else you have to refund within next 15 days. In case of failure of refund, you have to pay interest at the rate of 12% per annum from the expiry of 60 days. And you have to file the return of allotment, form PAS3
विद इन 15 डेज। ठीक है, क्लियर है ये भी बात? तो पहला बात क्लियर हो गया प्रोस्पेक्टस के बारे में, और दूसरा प्राइवेट प्लेसमेंट। क्लियर है बिल्कुल? यस सर। चलिए, अब शेयर कैपिटल कितने टाइप्स की होती है और उसमें राइट्स और वेरिएशन क्या क्या होते हैं। पहले हम इक्विटी शेयर्स के बारे में बात कर लें। इक्विटी शेयर्स तो सबको मालूम ही है। इक्विटी शेयर्स कैन बी इशूड आइदर विद इक्वल वोटिंग राइट्स और डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। ठीक है, इफ यू वांट टू इशू इक्विटी शेयर्स with differential voting rights, then you have to obtain the consent of the shareholders by means of a special resolution. ठीक है, अब ये इस तरह से लिखा हुआ है, एक दो बार आप पढ़ लोगे ना इसको तो आपके माइंड में आ जाएगा। ये नोट्स भी बन गए किस्म से। और स्लाइड्स के नंबर से मत देखो, स्लाइड पे लिखा क्या हुआ, आधी आधी स्लाइड खाली पड़ी है ना। तो अगर हम इनको मिलाने लग जाएं तो ये और कम स्लाइडों में भी काम हो जाएगा इसका, है ना। लेकिन लिखा इस तरह से जाता है ताकि सेक्शन वाइज समझ में आ जाए। हमारा पढ़ने से मतलब है नंबर हमें घटाना बढ़ाना थोड़ी है। तो स्लाइड से कुछ नहीं फर्क पड़ रहा। एक स्लाइड को पढ़ने में मुश्किल से 15 से 30 सेकंड लगेंगे आपको, अगर एक दो बार आपने पढ़ लिया, ज्यादा टाइम नहीं लगता, है ना। और अगर if you are issuing shares with differential voting rights and that issue affects any particular class of shareholders, then you have to obtain 3/4 consent of that class as well. ठीक है, अच्छा इसमें अब आपने कहा कि भैया जो शेयर होल्डर्स एग्जिस्टिंग इफेक्ट हो रहे हैं उसमें से आप 3/4 की कॉन्सेंट ले लीजिए। तो 3/4 का मतलब 1/4 तो फिर भी अगेंस्ट रहे ना, उनको हम क्या कहते हैं, डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स। तो डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स के लिए क्या ऑप्शन है, दे शुड नॉट बी 10%। ठीक है, तो डिसेंटिंग होल्डर्स नॉट लेस देन 10%, they may apply to the tribunal within 21 days and variation in that case may be stopped. Variation may be stay or stay may be granted against issue of equity shares with differential voting rights. ठीक है, and tribunal order shall be binding on all and it is to be filed with the ROC within 30 days of the order. Clear है? अब प्रेफरेंस शेयर्स जो है ये कभी भी परपेचुअल नहीं हो सकते, या तो रिडीमेबल होंगे या कंपल्सरीली। ट्रिब्यूनल को अप्लाई क्यों करते हैं? किसको? तो हम इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं तो डिसेंटिंग शेयर होल्डर में अप्लाई टू ट्रिब्यूनल। ऐसा है ना कि आप देखिए, ऐसा है आपने कुछ शेयर्स इशू कर रखे हैं, राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स हैं। अब आप डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर इशू करना चाहते हैं, उसके लिए मैंडेट क्या है, कंपनी एक्ट क्या बोलता है कि भाई अगर कोई क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स इफेक्ट हो रही है उससे, तो उसकी भी 3/4 की कॉन्सेंट ले लीजिए। जब 3/4 की कॉन्सेंट ले ली, इसका मतलब 1/4 तो अगेंस्ट हो सकते हैं ना। उन्होंने कहा कि अगर ये 10% या उससे ज्यादा है जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स है, तो अगर वो चाहें तो वो ट्राइब्यूनल को अप्लाई कर सकते हैं विद इन ए पीरियड ऑफ। हाँ, ट्रिब्यूनल मींस एनसीएलटी ओनली। यस, पहले तो सारे मैटर ट्रिब्यूनल में, इससे पहले जब ट्रिब्यूनल नहीं बने थे तो कंपनी लॉ बोर्ड होता था, है ना, डिपार्टमेंट ऑफ। इसमें ये तो इंसॉल्वेंसी का मैटर हुआ नहीं, तो एनसीएलटी नहीं, ट्रिब्यूनल खाली इंसॉल्वेंसी थोड़ी देखता है, ये वाले मैटर भी देखता है। इंसॉल्वेंस जब आईबीसी नहीं आया था तो उससे पहले भी तो ट्रिब्यूनल थे ना, तो यही मैटर डील करते थे। कंपनी लॉ बोर्ड जो है, कंपनी लॉ बोर्ड यहाँ पे अभी ट्रिब्यूनल है फॉर ऑल दी पर्पसेस। हाँ, वो था ना पहले, अब नहीं है, अब यही ट्रिब्यूनल में ही जाते हैं मैटर। इंसॉल्वेंसी के अलावा भी केसेस हैं, वो भी ट्रिब्यूनल को जाते हैं। हाँ, वो तो कंपनी वाले जितने मैटर है सारे इसमें जाते हैं। कंपनी एक्ट के जो भी मैटर है, जैसे कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमेलगमेशन होता है, वो सारा कहाँ जाता है, एनसीएलटी में ही तो जाता है। अब आगे पढ़ेंगे हम, ये सारे मैटर ही एनसीएलटी में जाते हैं। स्ट्राइकिंग ऑफ वगैरह वाला के अगेंस्ट में आपने अपील करनी, कहाँ जाएगा, एनसीएलटी में तो जाएगा। आपकी कंपनी स्ट्राइक ऑफ हो गई, उसको रिवाइव करना है, एनसीएलटी में जाएंगे। ऐसा नहीं है जी, जनरल लोग ये समझते हैं इंसॉल्वेंसी वाले सिर्फ जाते हैं, जनरल हाँ, नहीं, इंसॉल्वेंसी तो तो अभी आया ना जी, ये तो 2016 में तो आया, 2016। और पर यह है कि आजकल उसको प्रेफरेंस देते हैं, इसलिए दूसरे वाले मैटर वहां पर भी बहुत पड़े हुए हैं।
एनसीएलटी में, ठीक है जी। और जो ट्राइब्यूनल का ऑर्डर है आईपी का रोल है नहीं, तो ट्रिब्यूनल में जाने के लिए इसमें आईपी का कोई रोल है नहीं है, तो वो तो सीए के थ्रू कर सकता हाँ, है। तो ट्राइब्यूनल ऑर्डर इज बाइंडिंग ऑन ऑल एंड इट इज टू बी फाइल्ड विद द आरओसी विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days। जो प्रेफरेंस शेयर्स है या तो रिडीमेबल होंगे या कंपल्सरीली कन्वर्टेबल, इसमें कभी भी परपिचुअल नहीं होते। मैक्सिमम पीरियड नॉर्मली 20 years रहता है, लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए आप कर रहे हो तो इसमें 30 years भी हो सकता है, ठीक है। और इनको प्रेफरेंशियल राइट्स देते हैं ड्यूरिंग वाइंडिंग अप या लिक्विडेशन। अदरवाइज क्या होता है, इक्विटी शेयर्स को ही राइट रहता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ऐसा कोई राइट नहीं रहता। लेकिन अगर वाइंडिंग अप चल रही है या लिक्विडेशन है तो उसमें प्रेफरेंशियल राइट्स को भी, उनको भी, उनकी भी कंसेंट ली जाती है। या फिर अगर डिविडेंड अनपेड है फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years और मोर, तो देन ऑल्सो दे कैन वोट ऑन ऑल मैटर्स, ठीक है। लेकिन बोनस या बाईबैक जो है उसके लिए फिर अलग से प्रोविजन, ठीक। ये मोटी मोटी बात है। अगर हम डिटेल में पढ़ना चाहें, मैंने आपको कंपनीज एक्ट दिखा दिया, आपके पास बुक है, बुक से पढ़ सकते हैं, बुक नहीं है वेबसाइट से पढ़ सकते हैं। फर्दर इशू में क्या है, राइट्स हो सकते हैं, बोनस इश्यू हो सकते हैं, है ना, स्वेट इक्विटी हो सकती है, बाईबैक हो सकता है। तो ये बहुत सारे सेक्शन। राइट्स इश्यू में क्या है, इट इज ऑफर टू एग्जिस्टिंग मेंबर्स ऑन प्रो रेटा बेसिस, और इनके पास नॉर्मली टाइम पीरियड रहता है 15 to 30 days टू एक्सेप्ट द ऑफर, ठीक है। लेकिन इसमें रिनंसिएशन अलाउ रहता है, प्राइवेट प्लेसमेंट रिनंसिएशन अलाउ नहीं रहता। इशू टू अदर्स, ये बाय स्पेशल रेजोल्यूशन होगा, और प्राइस कैसा होगा, एज पर द रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स। स्वेट इक्विटी क्या होती है, स्वेट इक्विटी में बेसिकली जो आपके एम्प्लॉयज हैं, बेसिकली लॉयल एम्प्लॉयज, डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं, केएमपी भी हो सकते हैं, दूसरे एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं, तो उनको भी आप अलॉट कर सकते हो बाय वे ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। और ये होता है 1 year आफ्टर द कमेंसमेंट, ठीक है। और इसके लिए जो वैल्यू है वो आपका क्या रहता है इसमें, ये आईपी के लिए या फिर आपका वैल्यू एडिशन के लिए रहता है बेसिकली, ठीक है। एक आदमी है, बड़ा मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है कंपनी के लिए, डायरेक्टर है, केएमपी है, या एम्प्लॉयज भी, तो उनको आप, जो हाई लेवल एम्प्लॉयज होते हैं, उसको स्वेट इक्विटी आप इशू कर देते हो। मतलब स्वेट क्या होता है, पसीना, मतलब उन्होंने कंपनी के लिए पसीना बहाया है, तो आप उसको इक्विटी दे दो, ये वैल्यू है, ठीक है, ये मतलब है। और 3 years का इसमें लॉक इन पीरियड रहता है। बोनस शेयर्स क्या है, ये कब कब इशू कर सकते हो, इसमें कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शंस है कि दिस कैन बी इशूड ओनली फ्रॉम फ्री रिजर्व्स या प्रीमियम या कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, ठीक है। लेकिन अगर आपका कोई रिवैल्यूएशन रिजर्व है, आपकी बिल्डिंग 10 करोड़ की थी, आपने उसका 50 करोड़ कर दिया वैल्यूएशन, ठीक है, 40 करोड़ आप क्रेडिट में कहाँ ले जाओगे, कैपिटल रिजर्व में, तो वो रिवैल्यूएशन रिजर्व के नेचर का है, तो उसमें से आप बोनस इशू नहीं कर सकते, एंड इट शुड नॉट बी इन ल्यू ऑफ डिविडेंड। ये बोनस शेयर्स की कंडीशंस। बाईबैक में क्या है, बाईबैक में भी कंडीशंस है, कुछ कुछ कंडीशंस। इट शुड नॉट बी मोर देन 25% ऑफ कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स पर ईयर, ठीक है। और डेट इक्विटी रेशियो इसमें क्या, 2:1 की मेंटेन रहनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एंड नो फ्रेश इशू फॉर नेक्स्ट 6 months। ये बेसिकली कुछ कुछ कंडीशंस है बाईबैक। उसके बाद में कुछ कुछ चार्जेस, अकाउंट्स, एजीएम और मीटिंग्स के बारे में पूछ लेते हैं, देख लेते हैं क्या है। जैसे रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, चार्ज आपको मालूम है, चार्ज क्या होता है कि कंपनी ने कहीं से लोन लिया, उसने कोई अपना एसेट मॉर्टगेज कर दिया, तो चार्ज क्रिएट कर दिया। अब ये जो जो भी चार्ज क्रिएट किया, अब पब्लिक को कैसे पता चलेगा कि कोई कंपनी ने अपना चार्ज क्रिएट किया हुआ कि नहीं, तो उनको CHG फॉर्म 1 भरना पड़ता है। विद इन 30 days they have to file CHG 1 form from the date of creation of charge। अच्छा, अगर 30 दिन में नहीं भरा तो अनदर 30 days मिल जाते हैं विद एडिशनल फीस। उसके बाद भी नहीं भरा तो फिर आरओसी कंडोन कर सकता है, ठीक है। और फिर
अगर मान लो कंपनी चार्ज रजिस्टर ही नहीं कराती, ठीक है, तो आप आरओसी को भी कह सकते हो फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, और आरओसी आपको नोटिस भेजेगा, और अगर आप रिप्लाई नहीं करते तो फिर क्या होगा कि आरओसी भी रजिस्टर कर सकते। तो नॉर्मली चार्ज वन इज फाइल्ड विद आरओसी विद इन 30 days ऑफ क्रिएशन, बियॉन्ड 60 days आरओसी में कंडोन, ठीक है, तो 60 days हो गया, और सर्टिफिकेट आपको इशू होगा सीएचजी 1 के अंदर, सीएचजी 2 के अंदर, और अगर कोई मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज है, मान लो कोई चार्ज सेटिस्फाई हो गया है ना, कम हो गया ज्यादा हो गया, तो वो सीएचजी 3 बन, और डिफॉल्ट में चार्ज होल्डर में फाइल, मतलब कंपनी ने नहीं फाइल किया तो जिसके फेवर में चार्ज क्रिएटेड है वो भी फाइल कर सकता है। तो उस केस में कंपनी जो आरओसी है वो नोटिस देता है कंपनी को 14 days, और अगर वो रिप्लाई नहीं करता तो आरओसी रजिस्टर कर सकता है। सेटिस्फेक्शन आपको फाइल करना है सीएचजी 4 विद इन 30 days, और फिर अनदर 30 days मिलते हैं विद एडिशनल। लेकिन अगर बोथ पार्टीज साइन द सेटिस्फेक्शन तो फिर आरओसी नोटिस इज नॉट रिक्वायर्ड। अनरजिस्टर्ड चार्ज में स्टिल बी कंसिडर्ड बाय ए लिक्विडेटर, ठीक है, और अगर ये आप नहीं करते हो तो उसमें क्या है, कुछ पेनल्टी प्रोविजंस है। कंपनी के ऊपर पेनल्टी लग सकती है 1 लाख to 10 लाख, और ऑफिसर के ऊपर पेनल्टी लग सकती है 25,000 to 1 लाख। ये सेक्शन कौन कौन से आपके, सेक्शन 71 77 to 87, ठीक है। हाँ, बोलिए। सर यहाँ पे कंपनी के केस में 1 to 10 लाख लगेगा, और ये ऑफिसर कौन हुआ? ऑफिसर जो रिस्पॉन्सिबल है ना, ऑफिसर इन डिफॉल्ट की भी डेफिनेशन दी गई है कंपनीज एक्ट में, कि जो भी ऑफिसर कंसर्न होगा उसके ऊपर भी पेनल्टी लगती है। ओके, ऑफिसर, हाँ। ठीक। तो सेक्शन कौन कौन से, 77 to 87। अगर आप एक्ट में पढ़ोगे तो आपको सारे सेक्शन पढ़ने हैं, और सारे सेक्शन नहीं पढ़ना चाहते, एक स्लाइड पढ़ ली, सारे सेक्शन पढ़ लिए, मोटा मोटा जूस उसमें यही है, ठीक है। एनुअल रिटर्न एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। एनुअल रिटर्न आपको एमजीटी 7 में भरनी है। इट इज टू बी फाइल्ड विद इन 60 days ऑफ द एजीएम, ठीक है। कई बार क्या होता है, मान लो एजीएम हो ही ना, तो क्या होगा, अगर एजीएम नहीं भी हुई तो भी आपको विद इन 60 days ऑफ ड्यू डेट भरनी है, ठीक है, और यू हैव टू गिव द रीजंस। अगर कोई लिस्टेड एंटिटी है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, अगर आपकी पेडअप कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है, या टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है, तो उस केस में आपको ये सर्टिफाई करानी है एनुअल रिटर्न बाय ए प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। और जो एक्सट्रैक्ट है आपका बैलेंस शीट का, इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द डायरेक्टर्स रिपोर्ट। फाइनेंशियल अकाउंट्स के बारे में क्या है, एओसी 4 भरना है आपको। यू हैव टू फाइल विद द आरओसी विद इन 30 days ऑफ द एजीएम। और अगर आप, कई बार क्या होता है, अकाउंट्स अडॉप्ट नहीं हुए किसी वजह से, उसमें कोई डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है, तो यू हैव टू फाइल विद इन 30 days ऑफ द एडजर्न्ड एजीएम विद फीस। अगर कोई एजीएम नहीं हुआ तो विद इन 30 days ऑफ ड्यू डेट। कंसोलिडेटेड अकाउंट्स हैं, तो कंसोलिडेटेड अकाउंट्स में जो फॉरेन सब्सिडरी है उसके भी अकाउंट्स आपको लगाने हैं, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव टू बी मेंटेन्ड फॉर 8 फाइनेंशियल ईयर्स। ये बेसिक प्रोविजंस के एनुअल अकाउंट्स, एनुअल रिटर्न्स और फाइनेंशियल अकाउंट्स से रिलेटेड। एजीएम से रिलेटेड, एजीएम कब होनी है, फर्स्ट एजीएम इज टू बी हेल्ड विद इन 9 months ऑफ द एंड ऑफ द फाइनेंशियल। एमवीएस कुमार जी, आर यू देयर? Yes, I'm there. Yes. ओके, सो यू कैन रीड इट फॉर मी, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ा दीजिए। आप पढ़ा सकते हैं ना? Yes, I can read. यस प्लीज। नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं, मेरा जैसे मैंने थोड़ा थोड़ा ऐड भी करता रहता हूँ, थोड़ा वैसे ही करता हूँ। यू कैन डू इट, आई नो। हाँ जी। So एजीएम this is the this is the AGM. First AGM within 9 months for the financial year end. Later within 6 months. This is the first beginning लेटर at the time मतलब of the लेटर का मतलब ये है कि सेकंड एजीएम continuing. Yes. I mean continuing company. First a Yes. startup company, we have first time whenever they do Right. first 9 months. Right. Continuing companies within the 6 months after the Right. completion of the financial year. Right. Very good. So continuing to the every year, if you see the maximum gap between the two AGMs, 15 months.
So ROC may extend 3 months based on the valid reason if we are able to provide. Right. So the AGM should be held on the 9 a.m. to 6 p.m. on any day except national holiday. Unlisted means any place without approval of all the members, e-mode allowed. Now, nowadays that is very common. So through video conferences, it's all getting allowed. Any member, if it is a default, any member may apply to tribunal. Right. So So if there is a default in holding the AGM, then any member may apply to the tribunal. Yes. In case of extraordinary general meeting, this is particularly proposing for the particular case, anything specific concern involved, then this will arise. Right. It can be convened into any time, as I said already, special reasons, anything. Members, 1/10 of the paid up capital may be a requisition on the board. Board acts within 21 days and extraordinary general meeting held within 45 days. If board fails, requisition will convene within 3 months. So if a member, now regarding extraordinary general meeting, there is a provision that members holding 1/10 of the paid up share capital or more, they may requisition the board, they may place a requisition before the board that an extraordinary general meeting is to be held. अगर बोर्ड ने कर दिया तो ठीक है. अगर बोर्ड एक्ट्स विद इन 21 डेज और ईओजी जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है, इट इज टू बी हेल्ड विद इन, मान लो वो नहीं करते बोर्ड, तो क्या होगा? फिर जो रिक्विजिशनिस्ट्स है, दे कैन कन्वीन विद इन 3 months, और जो भी एक्सपेंसेस होगा उसका, दैट विल बी रिम्बर्स्ड बाय द कंपनी. लेकिन अगर मान लो रिक्विजिशनिस्ट ने किया और फिर कोरम एब्सेंट है, तो देन मीटिंग स्टैंड्स कैंसिल. Yes, please. Okay. This is a quorum for general meetings. Public limited company means members on board less than 1,000. If it is quorum personally present, 5 members. Public limited company, suppose members on record is 1,000 to 5,000. Quorum personally present means 15 members. Public limited company which is more than 5,000 on record, then 30 members. Private limited company, any numbers, it's 2 members. Quorum absent within half an hour, it's adjourned to the next same day, next week, same time and place, or as board decides whatever may be appropriate place and date. Adjourned meeting, quorum again absent means the members present are the quorum. There is no question of second time adjournment. That's what it says. External general meeting, it stands cancelled. If EOGM is a different treatment, it stands cancelled. That is. Okay. Now this regarding CSR, registered valuers and KMP. Yes, please. So it is three criteria are being given in CSR. One is net worth, the turnover, EBIT, profits, net profit. Net worth is 500 crores. If it exceeds 500 crores threshold limit, the CSR will get applied. Turnover is 1,000 crores and profit is 5 crores. And 2% of the average net profit is the CSR spending is being targeted. Right. So this will apply. So threshold limit already we saw constitute CSR committee, and it's a procedural aspect. Formulate CSR policy. Listed companies more than 3 directors, greater than or equal to 3 directors, and greater than or equal to 1 independent director on committee. Unspent money is to be transferred to the specified 6 months of the financial year end. Right. So that's Section 8 companies are not exempt from CSR. So this is one of the basic things. Spend on companies' own activities does not qualify. So here the question is, if it is a Section 8 company, now Section 8 company is doing charitable activities. So if they spend this money on their own activities, then it shall not qualify as CSR spending. This is the meaning. Yes. Contribution can be done to any trust or society. The Section 8 corpus qualifies. If it is exclusively for CSR, it has to get registered with CSR activities. So then only it will be qualified amount. Now regarding profit means profit before tax. उसका कैलकुलेशन है, Yes. उसका प्रॉपर कैलकुलेशन.
उसमें कुछ Basically- आइटम ऐड करनी पड़ती है, कुछ लेस करनी पड़ती है। वो पूरा कैलकुलेशन सेक्शन 135 में दे रखा है। It's actually 3 years previous years average profit will be हाँ। calculated. हाँ, बट वो ठीक है, वो ही इज ऑल्सो राइट कि वो जो नेट प्रॉफिट का कैलकुलेशन है ना, वो दैट इज नॉट प्रॉफिट एज पर बुक्स। वो प्रॉफिट में कुछ प्लस करना पड़ता है, कुछ माइनस करना पड़ता है। इफ यू वांट आई कैन शो यू, बट आप खुद देख सकते हैं सेक्शन 135 में, काफी वो डिटेल में कैलकुलेशन। यस यस, नेक्स्ट प्लीज। This is a registered valuer's scope and appointment. Valuation of property, shares, securities, stock, debentures, goodwill, net worth. Valuer qualified, experienced, and registered with IBBI. Appointed by the audit committee. If absent, board. Actually, there is one more point here left. It should come income tax also, right? As per Rule 11 UA, registered valuer will be there. That is not here. No, that Appointed- is for shares only, na. So it is covered in shares. Oh, under the shares it will come. Hmm, Okay. hmm. Okay. So Appointed the by point audit. here is that it is to be appointed by the audit committee, and if there is no provision for audit committee, then the board shall appoint. Yes. No interest 3 years before and 3 years after assignment. That means Yeah. there should not be any conflict of interest of the valuer and the property or the company he is valuing. So even 3 years before and 3 years after the assignment, there should not be any conflict of interest. Otherwise, he will not be considered to be eligible for valuation. So report mandatory for every scheme of arrangement or merger. Hmm. These are basically valuation reports Hmm. we are talking. So this duties and penalties. So valuer should be impartial, true and fair valuation, due diligence on this. Contravention happens if penalty is 25,000 rupees minimum to up to 1 lakh rupees. Hmm. Intentional fraud up to 1 year, plus fine 1 lakh to 5 lakhs. So imprisonment होगी ना, वो थोड़ा short notes में लिखा हुआ ना, तो imprisonment up to 1 year plus fine ranging from 1 lakh to 5 lakhs. On conviction, refund remuneration and pay damages. So if you are convicted, if the valuer is convicted, then he has to refund the remuneration which he has already received, and in addition to that he has to pay damages also. ये नहीं कि वो फीस अपनी रख लेगा, फीस भी वापस करनी है और डैमेजेस भी देने हैं 25,000 to 1 लाख। और अगर इंटेंशन प्रूव हो गई, फ्रॉडुलेंट पर्पस हो गया, तो फिर उस केस के अंदर फाइन हो जाएगा 1 लाख to 5 lakhs और इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है अप टू 1 year. CAA. What is CAA? A compromise arrangement and amalgamation as per company. Okay. Share exchange ratio and all assets as per valuation rules 2017. Yes, please. Board composition, private minimum 2, public minimum 3, OPC minimum 1, maximum 15, more by Special resolution. Okay. Greater than or equal to 1 director resident in India, greater than 182 days in financial year. Okay. Listed or prescribed, greater than 1/3 independent directors should be. Women director listed and prescribed thresholds. Maximum there has 20 to be a woman director in all the listed companies, and if there is a prescription. Yes. उसमें क्या होता है, वो 1000 वो है ना, टॉप 1000 कंपनीज इस तरह से है कुछ. Maximum 20 directorships, less than or equal 10 public companies. Section 165 governs on it. KMP, section 203, whole-time director, whole-time KMP, MD, CEO, manager, company secretary, CFO, mandatory. Every listed company and public company paid up capital 10 crores. Paid up capital 10 greater than or equal to 10 crores. CS required for company with more than paid up capital of 10 crores. Appointed by the board, vacancy filled within 6 months. If it is any default, company has to pay penalty of 5 lakhs rupees. Director or KPMP also to pay. Who is responsible for this default? 50,000 rupees plus 1,000 rupees per day. In case of continuing default. Yes. Now section 8 companies. Yes.
Section 8 company overview and eligibility. अब थोड़ा Objection किरण names. काजल किरण जी आप पढ़ लीजिए, काजल किरण जी यू कैन रीड इट। Yes, sir. Yes, sir. पढ़िए पढ़िए सेक्शन 8। Yes, sir. Objects and nature. Promotion of commerce, art, science, sports, education, research, welfare, religion, charity, environment. Profits applied only towards objects. Dividend to members prohibited. Name need not include limited or private limited. Company limited by shares or by guarantee with or without capital. License issued by ROC, delegated by central government. Lineage CA 1913, Section 25 of CA 1956, Section 8 of CA 2013. हाँ, पहले इसका सेक्शन 25 कंपनी कहते थे, आजकल हम इसको कहते हैं सेक्शन 8 ऑफ कंपनी। हाँ, Eligibility and names. Names, foundation, forum, association, federation, chambers, council, electoral trust, etc. Cannot मतलब be क्या an होता है, OPC. जैसे आपने देखा नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, बहुत सारे आप देखते हो ना, ये बहुत सारी सेक्शन 8 कंपनीज होती हैं। कई बार दे देते हैं फाउंडेशन, है ना, टाटा फाउंडेशन, ऐसे बहुत सारी फाउंडेशन है ना। Yes, sir. कईयों पे फेडरेशन लिखा होता है, कई बार चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स लिखा होता है, काउंसिल लिखा होता है, इलेक्टोरल ट्रस्ट, तो ये सारी जो ज्यादातर इनमें से सेक्शन 8 कंपनीज होती है। Okay, sir. मतलब इसके Cannot लास्ट में आपको लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लिखना जरूरी नहीं है, अदरवाइज नहीं कंपनी है। के केस में आपको लिखना जरूरी है लिमिटेड या हाँ, yes, sir. लिमिटेड, लेकिन यहाँ पर आप ये नाम भी देखोगे लास्ट में। This is foundation, forum, association, federation, हाँ, chambers, council, electoral trust, etc. Okay, हाँ, sir. हाँ, Cannot be an OPC, that is one person company, Rule 3, or a small company, Section 2, subclause 85. हाँ, Existing Section 25 companies, no fresh license, protected under Section 465. मतलब यह है कि For- भाई पहले कंपनी जब चल रहा था 1956, अब उसमें कोई कंपनी रजिस्टर्ड है तो उसको कोई नया लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, इट इज प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शन 465। Foreign NPO may promote a Section 8 company in India. Society or trust or LLP or firm cooperation may register as Section 8 company. हाँ, मतलब ये है कि ये जो है, आप कोई सोसाइटी है, कोई ट्रस्ट है, कोई एलएलपी है, कोई फर्म है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो भी अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं सेक्शन 8 कंपनी, तो फिर वो उससे गवर्न हो जाएगी। ठीक है, मतलब सेक्शन 8 कंपनी में भी रहने चाहिए सोसाइटी और ट्रस्ट ऑल्सो। ठीक है, Okay, sir. अब इनकी कैसे कैसे बोर्ड मीटिंग होती है, क्या क्या होता है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो एक बार पढ़ लीजिए। Okay, sir. Board meetings. More than or equal to one meeting every 6 calendar months. Section 173 modified. Quorum lower of 8 directors or 25% of strength. That is minimum 2 directors. General meetings, AGM notice 14 days reduced from 21. Financials sent 14 days prior. Proxy may be only a fellow member. Rule 19. अब क्या है, सेक्शन 8 कंपनी ना थोड़े से डिफरेंट रूल्स है। भाई कंपनीज में क्या होता है, कंपनी में आपको 4 मीटिंग्स करनी है एक क्वार्टर में, यहाँ पर कितनी है, 6 महीने में भी आप एक मीटिंग कर लोगे तो भी चल जाएगा। वहां कोरम की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, नंबर ऑफ मेंबर्स के हिसाब से। यहाँ कोरम कितना है, लोअर ऑफ 8 डायरेक्टर्स और 25% ऑफ स्ट्रेंथ। वहां बाकी उसमें क्या है, आपका बोर्ड मीटिंग के लिए मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए। ठीक है, जनरल मीटिंग वहां पर कितना है, 21 डेज का नोटिस चाहिए, यहाँ 14 डेज का नोटिस चाहिए। यहाँ फाइनेंशियल्स भी आप 14 दिन पहले भेज सकते हो, वहां पर 21 दिन पहले भेजने पड़ते हैं। वहां पर क्या, प्रॉक्सी कोई भी हो सकता है कंपनीज में, यहाँ पर प्रॉक्सी जो है वो सिर्फ फेलो मेंबर ही हो सकता है, मतलब मेंबर ही होना चाहिए, वो भी सेक्शन 8 कंपनी का वही प्रॉक्सी हो सकता है, आउटसाइडर प्रॉक्सी नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए। Okay, sir. Postal ballot if greater than 200 members, then e-voting if greater than 1000 members. Directors and committees, no minimum or maximum directors. Section 149 subclause 1 not applicable. No independent director. जैसे Directorship दूसरी कंपनी not में हम पढ़ रहे थे ना कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, इतने मैक्सिमम मिनिमम डायरेक्टर होने चाहिए, ये सब चीजें यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है सेक्शन 8 कंपनी। यस सर, यहाँ पर जो विमेन डायरेक्टर्स का था एसेंशियलिटी वो हाँ, नहीं वो है। सब भी, हाँ, वो ये है कि वुमेन डायरेक्टर चाहिए, अगर प्रेस्क्राइब थ्रेशोल्ड क्रॉस होता है, उसमें क्या है वो दे रखा है
टॉप 1000 कंपनीज, टॉप 500 कंपनी, इस तरह से थ्रेशोल्ड है। Okay, sir. Directorship not counted towards the 20 cap. Section भाई 165 वहां not हमने पढ़ा था applicable. ना कि 1% कैन नॉट बी डायरेक्टर इन मोर देन, ये यहाँ पर ये पढ़ा था ना हमने, Sir. ये मैक्सिमम जो है 20 कंपनी में डायरेक्टर हो सकता है, उसमें से भी 10 से ज्यादा कम पब्लिक लिमिटेड नहीं होनी चाहिए, है ना। ये सेक्शन 165 बोलता है। अब यहाँ पर क्या बोलता है, यहाँ पर बोलता है ये जो 20 वाली कंपनी है ना, उसमें ये वाली डायरेक्टरशिप काउंट नहीं होगी। सेक्शन 8 कंपनी का कोई डायरेक्टर है तो वो 20 की लिमिट में काउंट नहीं होगा। Sir, one more time, sir, please. ये थोड़ा सा. ऐसा है। सेक्शन 165 क्या बोलता है, सेक्शन 165 बोलता है कि एक आदमी जो है 20 कंपनी से ज्यादा में डायरेक्टर नहीं हो सकता, उस 20 में से भी 10 से ज्यादा पब्लिक कंपनी नहीं होनी चाहिए, ये सेक्शन 165 बोलता है। Okay, अब ओपीसी के बारे में क्या है, ये जो सेक्शन 8 कंपनी है, अगर कोई आदमी सेक्शन 8 कंपनी में डायरेक्टर है तो वो 20 की लिमिट में काउंट नहीं होगा। तो 20 प्लस सेक्शन 8 कंपनी, मतलब 4 सेक्शन 8 कंपनी में है तो उनमें भी डायरेक्टर हो सकता है, वो 20 की लिमिट में काउंट नहीं होगा। समझ रहे हो आप, 20 Okay, से sir. एक्स्ट्रा है ये। Okay, sir. ठीक है, हाँ जी। सर नेक्स्ट स्लाइड। Sir, next slide में इसमें नहीं है sir. ये हो गया। हाँ, yes, sir. Audit committee need not have majority independent directors. हाँ. NRC and SRC not required. Sir, what do you mean by NRC? वो ऐसा होता है, इसमें ना ये कमिटीज होती है अलग अलग, जैसे नॉमिनेशन रिमनरेशन कमेटी, इस तरह से ये कुछ कमिटीज के नाम है। ये वाली कमेटी जो है, ये जैसे एक आम कंपनी है, उसमें क्या होता है कि ऑडिट कमेटी में मेजॉरिटी किसकी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की। सेक्शन 8 कंपनी के लिए ये रिक्वायरमेंट नहीं है। सेक्शन 8 कंपनी में ये नहीं है कि भाई ऑडिट कमेटी में मेजॉरिटी जो हो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की हो। ठीक है, Okay, sir. Yes, ये sir. मतलब है। Okay, sir. Women director required if prescribed thresholds crossed. Okay, sir. अब इसके बारे में ना, विमेन डायरेक्टर के बारे में हम सभी रेगुलेशंस में अलग से पढ़ेंगे। हाँ जी। Okay, sir. Exemptions available. No minimum or maximum number of directors. No independent director. No NRC or SRC. Only one board meeting per 6 months. Modified quorum lower of 8 or 25%, minimum 2. AGM notice 14 days instead of 21. Section 118 minutes largely exempt. CS need not be an ICSI member. Section 165 directorship cap not applicable. Certain board resolutions by circulation allowed. उसके अलावा एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शंस। ये रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन क्या होती है, देखिए दो तरह से रेजोल्यूशन पास हो सकती है। एक तो आप मीटिंग कॉल करो, दूसरा ये कि सबके पास भेज दो। जैसे मान लो 4 आदमी ने करनी है तो एक के बाद एक, जैसे नोट शीट मूव करती है ना ऑफिस में, इस तरह से उसको कहते हैं रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, जिसके लिए अलग से कोई मीटिंग कॉल करने की जरूरत नहीं होती। Okay, sir. हाँ जी। Absolute restrictions. Cannot pay dividend to members. Cannot issue bonus or redeemable preference shares. Amalgamation only with another section 8 of similar objects. Fast track exit. Section 248 subclause 2 not available. Bonus to employee member not allowed. Penalty company rupees 10 lakh to 1 crore. Officers up to 3 years or 25,000 to 25 lakhs. Fraudulent conduct section 447 up to 10 years of imprisonment. ये बोनस टू एम्प्लॉय के बारे में मैं बता देता हूँ। बोनस जो है एम्प्लॉयज को दे सकती है सेक्शन 8 कंपनी, लेकिन मेंबर को क्योंकि डिविडेंड नहीं दे सकती, इसलिए मेंबर को बोनस भी नहीं दे सकती। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है ना कि एक मेंबर एम्प्लॉय भी है तो फिर उसको भी बोनस नहीं मिलेगा, ये मतलब है। ठीक है, Okay, sir. चलिए 1% कंपनी, ये मैंने वो 1%. टॉपिक लिए हैं जो एग्जाम में पूछते हैं, है ना। तो इसलिए इस तरह से इसको कवर किया है कि एग्जाम में ये वाले टॉपिक्स तो वो पूछते ही हैं, इनमें से क्वेश्चन आ जाते हैं, Yes, sir. क्योंकि ये ना 1% थोड़े से company. अलग प्रोविजंस है, इसलिए इन पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। Okay. 1% company benefits and structure. A company with only one member.
sole proprietor simplicity plus corporate limited liability. Personal assets is protected. Liability is limited to the unpaid subscription. Perpetual succession via mandatory nominee. क्योंकि Name होता क्या carries. है, इसमें एक ही मेंबर होता है। अब मान लो उस मेंबर की डेथ हो जाए तो इसीलिए एक मैंडेटरी नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ता है कि भाई अगर उस मेंबर की डेथ हो गई जिसने ये कंपनी बनाई है तो उस केस में कौन इसका ओनर रहेगा, ये इसके अंदर मैंडेटरी नॉमिनी के थ्रू आ जाता है। तो परपेचुअल सक्सेशन तो तभी इंश्योर करोगे ना, ये नहीं भाई उस आदमी की डेथ होगी तो कंपनी बंद हो जाएगी, नहीं। वो शुरू में जब कंपनी बनाते हो तभी आप मैंडेटरी आपको नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ता है। हाँ जी। Name carries one person company below it. Corporate status eases bank loans and investment MSME eligible. तो ये कुछ कुछ बेनिफिट है वन पर्सन कंपनी के, ये एक ही आदमी कंपनी बना सकता है। वो सिर्फ एक नॉमिनी अपॉइंट कर देगा कि भाई मेरी अगर डेथ हो गई तो उस केस में कौन उस कंपनी को संभालेगा ताकि परपेचुअल सक्सेशन इंश्योर हो। यस। Restrictions and conversion. Cannot be or convert into a Section 8 company. अब It क्वेश्चन ये cannot उठता है, invest. क्या ओपीसी को आप सेक्शन 8 में कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं। नहीं. Okay, no sir. It cannot invest in securities of any body corporate. Rule 3/6. Convert to private or public if PUC is greater than 50 lakh or हाँ, turnover मतलब is paid up greater than capital, paid up capital is greater than 50 lakh or turnover is greater than 2 crore. Reduced penalties, section 446 6B. Half of standard for certain defaults. No 11% marginal remuneration ceiling may pay any amount. कई बार क्या होता है कि कंपनी में ना मैनेजरियल रिम्यूनरेशन पर भी रिस्ट्रिक्शन है ना। जब हम 11वीं 12वीं में पढ़ते थे, बीकॉम में पढ़ते थे, सीए पढ़ते थे, तो ये कैलकुलेशन होती थी मैनेजरियल रिम्यूनरेशन की। तो ऐसा नहीं भाई लिमिट है मैनेजरियल रिम्यूनरेशन की, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई लिमिट नहीं। वन पर्सन कंपनी बताइए क्या, तो क्या रिम्यूनरेशन की लिमिट रखो। चलिए। Meetings exempt from holding an AGM, section 96. Single director, OPC. Board meeting requirement not applicable, section 173. More than one director, more than one board meeting per half year, section 103, 105, 107, 108. Quorum or proxy or voting do not apply. Accounts and filing. Cash flow statement not required. Financials and annual return may be signed by one director. File AOC for within 180 days of financial year close. Key distinction. Directors, independent director provisions is not applicable and retirement by rotation is not applicable. Auditor rotation is also not applicable. तो ये कुछ कुछ बेसिक प्रोविजंस हैं जो ओपीसी पर एप्लीकेबल नहीं है। अब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, अब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट करने से पहले कुछ और देख लेते हैं। ये एलएलपी हो गया। अब ये देखते हैं कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड एमलगमेशन, क्योंकि हम पहले कंपनी एक्ट पूरा कवर कर लेते हैं। ठीक है। Yes sir, yes sir. हाँ। Compromise and arrangement starts from section 230. That is 230 to section 231 is compromise or arrangement with members or creditors. And the forum is NCLT. And section 232 merger and amalgamation including demerger, NCLT. 233 fast track merger, small companies or wholly owned subsidiaries with holding. Okay, withholding a regional director. 234 cross border merger, Indian foreign company, NCLT plus RBI is the forum. 235 acquisition of dissenting shareholders, squeeze out, NCLT is the forum. 236 purchase of minority shareholding 90% plus, NCLT. 237 amalgamation in public interest, central government. 238 registration of offer of scheme for share transfer, ROC. And 239 to 240 preservation of books or liability of officers post merger, central government continues. हाँ, मतलब जो लाइबिलिटी ऑफ ऑफिसर्स है पोस्ट मर्जर भी कंटिन्यू रहेगी। चलिए अब सेक्शन, हम इसको सेक्शन बाय सेक्शन पढ़ लेते हैं कि सेक्शन 230 का क्या मतलब। बेसिकली कॉम्प्रोमाइज का मतलब क्या होता है? कॉम्प्रोमाइज का मतलब ये कि आप जितने के लिए एंटाइटल्ड है
उससे कम लेने को राजी है, इसी को हम कॉम्प्रोमाइज कहते हैं, है ना। तो ये कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट सेक्शंस है, इसमें क्या क्या होता है एक बार पढ़ लीजिए प्लीज। हाँ जी काजल जी, काजल जी आर यू देयर? एमवीएस कुमार जी आप पढ़ लीजिए, कई बार होता है ना कोई कनेक्शन का इशू होता है। आई होप आई एम ऑडिबल। Yes, sir. आप पढ़ लीजिए मैडम। सेक्शन डी। Application and notice. हाँ Apply company, any creditor, any member or liquidator हाँ slash CA dash IBC. हम्म NCLT may order or dispense with the meeting of creditor and creditors or members. हम्म Affidavit disclosing financial position, capital reduction, and CDR scheme. हाँ, CDR मतलब कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग। हाँ जी। Notice to all members, creditors, debenture holders, directors. Listed company notice also to SEBI and stock exchange. हम्म Threshold and consents. Approval 3/4 in the value of creditors slash members or class voting. हम्म CDR consent of more than equal to 75% secured creditors in value. हम्म In case of merger, consent of more than equal to 90% of secured plus unsecured creditors. Objection only by creditors of more than equal to 10% shares or more than equal to 5% of debt. हम्म Tribunal or order filed with ROC within 30 days. Section 230, subsection 8. Auditor certificate that treatment conforms with section 133 AS. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। हाँ जी। तो ये बेसिकली क्या है, सेक्शन 230 क्या बोलता है? सेक्शन 230 बोलता है कि भाई एनी कंपनी भी अप्लाई कर सकती है, कोई क्रेडिटर भी अप्लाई कर सकता है, मेंबर भी अप्लाई कर सकता है और लिक्विडेटर भी अप्लाई कर सकता है, और कंपनीज एक्ट के अंडर भी अप्लाई कर सकता है और आईबीसी में भी कर सकता है। आईबीसी में आप पढ़ते हो ना कि भाई जैसे लिक्विडेशन में क्या कहते हैं कि भाई पहले 90 डेज यू विल एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट, बोलते हैं ना उसमें। Yes, sir. तो वो चीज है। Yes, sir. हाँ जी। अब बात ये होती है कि जब आप एनसीएलटी को अप्लाई करते हो तो एनसीएलटी ने देखना है कि भैया मीटिंग कॉल करनी है या नहीं करनी। नॉर्मली दे विल अप्रूवल किसके लिए, किसका चाहिए? 3/4 इन वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स या मेंबर्स या क्लास ऑफ क्रेडिटर्स हु आर वोटिंग। ठीक है। अगर कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग का मामला है तो यू रिक्वायर कॉन्सेंट ऑफ 75% और मोर ऑफ द सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। मर्जर के केस में यू रिक्वायर कॉन्सेंट ऑफ 90% और मोर। तो अगर ये वाली थ्रेशोल्ड मीट होती है तो नॉर्मली दे मे ऑर्डर डिस्पेंसिंग विद द मीटिंग ऑल्सो। तो मीटिंग होनी है या नहीं होनी है ये एनसीएलटी डिसाइड करता है। और आपको डॉक्यूमेंट्स क्या देने हैं? फाइनेंशियल पोजीशन, कैपिटल रिडक्शन कितनी करनी है और कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम क्या है। एनसीएलटी नोटिस किसको इशू करेगी? सारे मेंबर्स को, क्रेडिटर्स को, डिबेंचर होल्डर्स, डायरेक्टर्स को। और लिस्टेड कंपनी होगी तो उसका नोटिस सेबी को भी जाएगा, स्टॉक एक्सचेंजेस को भी जाएगा, और जो रेगुलेटर है, जो उस सेक्टर का रेगुलेटर है, जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है तो इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कोई आप इंश्योरेंस कंपनी है तो IRDAI को जाएगा, इस तरह से। ठीक है, चलो 231 एंड 232। यस, So, बढ़िया। shall I read, sir? यस Sorry, sir, वो थोड़ा सा connection में problem आ कोई गई। बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझ गया था। हाँ Section, Section 231 Tribunal powers supervise implementation of the scheme, issue directions and modify the scheme as needed. If scheme unworkable and company cannot pay debts, order winding up Section 231 subclause 2. Such order deemed to be under Section 273. Compromise implies a dispute arrangement equals to readjustment of rights. Section 232 merger effects. Property transferred and liabilities assumed by transferee. Section 232 subclause 4. Pending proceedings continue against the transferee. Certified copy filed with ROC within 30 days. Effective from the appointed date, not a later date. Annual compliance statement until completion certified by CA or CS or CWA. Penalty of rupees 20,000 plus 1,000 per day and maximum to 3 lakh rupees. तो ये है।
अब आगे देखते हैं 233 फास्ट ट्रैक मर्जर। हाँ जी, Procedure is eligible 2+ small companies, WOS with its holding company. मतलब Board अगर एक approved. एक होल्डिंग कंपनी है और उसकी कोई होली ओन्ड सब्सिडरी है, ठीक है ना, तो वो Okay, भी sir. एलिजिबल है फॉर फास्ट ट्रैक मर्जर। Okay. Board approves notice to ROC or OL for objections is 30 days. मतलब ऑफिशियल लिक्विडेटर। Official liquidator. Okay, sir. Declaration of solvency filed. Scheme filed with regional director. RD or original liquidator, sir. RD means आरडी मतलब रीजनल डायरेक्टर। रीजनल डायरेक्टर होता है regional ना कंपनीज director. में। Okay, ऐसा होता है regional director. कंपनीज एक्ट में, आप बहुत जगह देखोगे लिखा हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब ये नहीं कि कोई द्रौपदी मुर्मू के पास जाएंगे या मोदी जी के पास जाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब रीजनल डायरेक्टर, वो Okay, पावर sir. दे रखी है गवर्नमेंट ने रीजनल Okay, डायरेक्टर। sir. Regional director or ऑफिशियल OL लिक्विडेटर। official liquidator objects forwarded to NCLT under section 232. No central government objection with 60 days. Scheme is confirmed. Registration by ROC equals to dissolution of transferor without winding up. Effects and restrictions. Transferor dissolved without winding up. Charges on transferred property remain enforceable. Legal proceedings continue against the transferee. Transferee cannot hold shares in its own name or trust or subsidiary. File revised authorized capital and pay fees. May instead opt for the section 232 procedure. मतलब ये है कि एक कंपनी है दूसरी कंपनी के साथ मर्ज होना चाहती है, ठीक है, तो उसके लिए ये स्कीम लाते हैं। बेसिकली एलिजिबल कौन है फास्ट ट्रैक मर्जर के लिए? मतलब यहाँ पर ना वो रीजनल डायरेक्टर के पास पावर दे दी एनसीएलटी जाने के बजाय। इसमें मतलब एनसीएलटी जाने, आप देखो कहीं भी वर्ड एनसीएलटी नहीं है ना। एनसीएलटी के पास कब जाओगे? अगर ऑब्जेक्शन होगा रीजनल डायरेक्टर को या ऑफिशियल लिक्विडेटर को, अदरवाइज आपको एनसीएलटी के पास जाने की जरूरत नहीं है। पर सर यहाँ पे स्मॉल कंपनीज का डेफिनेशन, स्मॉल कंपनीज का डेफिनेशन दे रखा है ना सेक्शन 2 सब सेक्शन 85 में। 285, ठीक है सर, समझ गए। हाँ ओके। हाँ, वही से देखना। हाँ। अब ये होता है कि दो कंपनी है, एक कंपनी ए और एक बी। मतलब ए कंपनी अगर बी में मर्ज हो गई तो ए के लिए फिर अलग से कोई वाइंडिंग अप की जरूरत नहीं है। ये बता, जो केसेस होंगे वो चलते रहेंगे। जैसे ए और बी दोनों मर्ज हो गई तो अगर ए खत्म हो गई तो बी बी में चलते रहेंगे वो केसेस जो ए के अगेंस्ट में भी थे। ये बता। सर तो जब दो कंपनी मर्ज होगी तो सी बनेगी ना? नहीं 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 नहीं, देखो दोनों बातें हो सकती है। मर्ज मर्ज हो गए नई कंपनी भी बन सकती है, और दोनों एक में मर्ज हो गए एक ही कंपनी उसको कंटिन्यू कर सकती है। सर किस नेम से? जो जिसमें मर्ज हो रही है, जैसे नदी समुद्र में मिल जाती है तो समुद्र कहलाती है ना, वो वही है। ओके सर। हाँ। Section 233, sorry, section 235 to 38 squeeze out minority and public interest. Section 235 dissenting shareholders. More than or equal to 9/10th in value approved scheme within 4 months. Transferee may notify dissenters within 2 months of the 4-month period. Within 1 month of notice, bound to acquire on same terms. Section 236 minority buyout. Holder of more than or equal to 90% must offer to buy minority equity shares. अब होता क्या है कि हर एक में ना परसेंटेज दे रखी है। अब जैसे मान लो 9/10 ने अप्रूव कर दिया, 90% ने अप्रूव कर दिया, तो फिर भी 10% बाकी रह गए ना। या 95 ने अप्रूव कर दिया तो 5% बाकी रह गए। अब बात यह है कि उनका क्या होगा। तो उनको एक्वायर कर लिया जाता है, उनको आप जो है नोटिफाई कर देते हो कि भाई ये हमारे डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स है, ठीक है। तो सर यहाँ विद इन 1 month of notice bound to acquire on same terms का मतलब सर? एक ऐसा है ना, मतलब देखो अब जो शेयर्स है वो एक पर्टिकुलर वैल्यू पर एक्वायर होते हैं, और वो वैल्यूएशन कौन करेगा? वो आईबीवीआई रजिस्टर्ड वैल्यूअर करेगा, ठीक है। तो माइनॉरिटी में ऑल्सो ऑफर देयर शेयर्स एट दी वैल्यूअर्स प्राइस।
जो वैल्यूअर ने प्राइस डिसाइड किया वो माइनॉरिटी कहेगा भाई हमारे शेयर्स भी खरीद लो इसी वैल्यू, ये मतलब वो उस कंपनी से बाहर निकलना चाहते हैं, ये मतलब। ओके सर, ओके सर। ऐसे 237 टू 238 है। अब क्या होता है, कई बार कंपनियां नहीं कुछ कह रही, सेंट्रल गवर्नमेंट चाह रही है कि कंपनियां मर्ज हो जाए, ठीक है, तो वो सेक्शन 237 में है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑल्सो ऑर्डर एमलगमेशन इन पब्लिक इंटरेस्ट। तो ऑर्डर में क्या रहता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, प्रॉपर्टीज क्या होंगी, राइट्स और लाइबिलिटीज क्या होंगी। तो एवरी टेक ओवर सर्कुलर रजिस्टर्ड विद आरओसी सेक्शन 238, ठीक है। तो बेसिकली जो भी टेक ओवर से रिलेटेड सर्कुलर्स है वो दे हैव टू कंप्लाई विद, ठीक है, अदरवाइज डायरेक्टर पर पेनल्टी लगेगी 1 लाख रुपीज, ये है। अब ये और देख लेते हैं हम, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमेलगमेशन अमेंडमेंट रूल्स 2024 और क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स, ये क्या है। हाँ जी, एक इसमें, रिवर्स फ्लिप, हाँ आप पढ़िए पढ़िए आप पढ़िए। yes sir, reverse flip mergers new. Foreign holding company wholly owned Indian subsidiary via fast track section 233 requires prior RBI approval, encourages homecoming of flipped startups. अब होता क्या Expanded है fast. कि मान लीजिए कि कोई कंपनी है जिसकी कोई फॉरेन होल्डिंग कंपनी है, ठीक है, अब वो फॉरेन होल्डिंग कंपनी जो है वो इंडियन कंपनी के अंदर मर्ज होना चाहती है, होली ओन्ड इंडियन सब्सिडरी में। इसको कहते हैं रिवर्स फ्लिप, समझ रहे हो आप, मतलब होल्डिंग कंपनी मर्ज होना चाहती है सब्सिडरी में, इसको रिवर्स फ्लिप मर्जर कहते हैं। इससे फायदा क्या होगा कि भाई बाहर का भी पैसा इंडिया में आएगा, तो उसके लिए आरबीआई अप्रूवल चाहिए, और जो इट एनकरेजेस होम कमिंग ऑफ फ्लिप्ड स्टार्टअप्स। पढ़िए प्लीज। Expanded fast track scope rule 25. 2 plus unlisted companies, combined loans, debentures, deposits greater than equal to 200 crore and no default. Holding and मतलब subsidiary. ये है कि दो या दो से ज्यादा जो अनलिस्टेड कंपनीज हैं वो अपने लोन को मिला लो, डिबेंचर्स को मिला लो, डिपॉजिट्स को मिला लो, ठीक है। अगर वो 200 करोड़ से ज्यादा नहीं है और कोई डिफॉल्ट नहीं है तो वो फिर उसके लिए फास्ट ट्रैक का एक्सपेंडेड स्कोप है इसमें। और होल्डिंग या सब्सिडरी में क्या है, अगर लिस्टेड है या अनलिस्टेड है, अगर ट्रांसफरर अनलिस्टेड है, फेलो सब्सिडरीज ऑफ द सेम होल्डिंग कंपनी अगर अनलिस्टेड ट्रांसफरर है। तो इसके लिए क्या है, ये फास्ट ट्रैक प्रोसीजर रूल्स है बेसिकली। तो प्रोसीजरल चेंजेस क्या है, आपको एनसीएलटी के बजाय, देखो एनसीएलटी का प्रोसीजर कम्बरसम होता है, लेंथी होता है, तो ये कुछ कुछ चीजें ऐसी दी गई हैं जहां आपको एनसीएलटी में ना जा करके आपको रीजनल डायरेक्टर के पास जाना है, ठीक है। तो इसमें एनसीएलटी में न जाके आप रीजनल डायरेक्टर के पास जाओगे तो आपका फास्ट ट्रैक हो जाएगा, जो भी सीए है, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड एमलगमेशन, ठीक है। तो पिटीशन आपको आरडी को लगानी है, इसमें टाइमलाइन रिलैक्स हो गई है 7 to 15 डेज आफ्टर दी मीटिंग्स। और इम्पैक्ट क्या होगा, स्पीड एंड एफिशिएंसी, अट्रैक्ट्स इन्वेस्टमेंट्स एंड इट स्ट्रीमलाइंस रिस्ट्रक्चरिंग। बेसिकली अगर कोई बाहर वाली कंपनी इंडियन कंपनी में मर्ज होना चाहती है, ठीक है, या दो अनलिस्टेड कंपनीज आपस में मर्ज होना चाहती हैं, होल्डिंग और सब्सिडरी चाहे लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो वो मर्ज होना चाहती हैं, तो या फेलो सब्सिडरीज ऑफ द सेम होल्डिंग कंपनी, ठीक है, तो उन केसेस में आप एनसीएलटी में ना एप्लीकेशन लगा करके रीजनल डायरेक्टर को एप्लीकेशन लगा सकते हो। हमने सीए में क्या पढ़ा, नॉर्मली सीए में नॉर्मली आपको एनसीएलटी में एप्लीकेशन लगानी, लेकिन इन सिचुएशंस में आपको रीजनल डायरेक्टर को एप्लीकेशन लगानी, मतलब ये है। इसका एक सर्कुलर है, वो सर्कुलर भी मैं शेयर कर दूंगा। अब क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स, क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स में क्या है, ये बेसिकली चैप्टर 15 it applies mutatis mutandis to mergers with notified foreign companies. So foreign company may merge into an Indian company or vice versa. इसके लिए प्रायर अप्रूवल आरबीआई का मैंडेटरी है। और 2024 में क्या है, ये रिवर्स फ्लिप मर्जर्स नाउ अंडर फास्ट ट्रैक रूट विद आरबीआई अप्रूवल, जो हम पिछले सेक्शन में पढ़ा, ठीक है। तो
एनसीएलटी जो रूट है, इट इज अवेलेबल फॉर कॉम्प्लेक्स क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स एंड आउटबाउंड मर्जर्स, दे आर आल्सो सब्जेक्ट टू फेमा एंड आरबीआई गाइडलाइन। मतलब कोई इंडियन कंपनी बाहर की कंपनी में मर्ज होना चाहती है तो उसके लिए भी वो उसमें फेमा भी और आरबीआई की गाइडलाइंस लगती है। अब स्ट्राइक ऑफ सर वाइंडिंग इन अप एडिशन टू एनसीएलटी, राइट? है जी। सर एनसीएलटी भी रहेगा प्लस फीमा प्लस आरबीआई तीनों रहेगा, राइट? आउटबाउंड मर्जर्स में बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ तीनों एनसीएलटी, फीमा, आरबीआई सब रहेगा। राइट, हाँ। अब स्ट्राइक ऑफ से रिलेटेड पढ़ लीजिए काजल जी एक बारी, स्ट्राइक ऑफ से रिलेटेड कंपनी तक मोटा मोटा हम कवर कर लेंगे, आज देख लेना। Yes, sir. ROC initiated Section 248 Subclause 1. No business within 1 year of incorporation. No business two preceding financial years and no dormant status. Subscribers unpaid and declaration not filed within 180 days. Physical verification shows no business. ROC issues शो कॉज नोटिस, cause notice to company and directors within 30 days to reply. Excludes listed vanishing under investigation companies. बेसिकली क्या बोलता है सेक्शन 248(1) क्या बोलता है? सेक्शन 248(1) बोलता है कि आरओसी में इनिशिएट दिस प्रोसेस किस किस केसेस में, इफ नो बिजनेस इज बीइंग डन विद इन 1 year ऑफ इनकॉर्पोरेशन। आपने सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लिया ही नहीं, या यू आर नॉट डूइंग एनी बिजनेस फॉर प्रीसीडिंग 2 financial years एंड यू हैव नॉट अप्लाइड फॉर द स्टेटस ऑफ ए डोरमेंट कंपनी। भाई अगर आप पिछले 2 साल से काम नहीं कर रहे तो आपको डोरमेंट स्टेटस के लिए अप्लाई करना होता है, ठीक है। या जो सब्सक्राइबर्स है उन्होंने अपना पेमेंट नहीं किया, डिक्लेरेशन फाइल नहीं किया विद इन 180 days, या आपके कंपनी का फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ और वहां पर कोई पता चला कि बिजनेस ही नहीं चल रहा, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, आरओसी इशू करेगी शो कॉज नोटिस किसको, कंपनी और डायरेक्टर्स को, और उनको 30 दिन का टाइम देगी, भाई बताओ क्यों ना आपका नाम स्ट्राइक ऑफ कर दिया जाए, क्योंकि तुम बिजनेस तो कुछ कर नहीं रहे, है ना, या वहां हम गए थे वहां कोई बिजनेस ही नहीं है, इस तरह से। लेकिन इसमें जो लिस्टेड कंपनीज है, जो वैनिशिंग कंपनीज है, या अंडर इन्वेस्टिगेशन कंपनीज है, उस पर ये रूल अप्लाई नहीं होता, ठीक है। दूसरा क्या प्रोसीजर है, वॉलंटरी बेसिस पे आप खुद ही कह दो जी हम तो अपना नाम कटवाना चाहते हैं। एक तो होता है भाई टीचर ही नाम काट देता है ना, टीचर नाम कब काटता है, बंदा स्कूल ही नहीं आ रहा उसका नाम काट देते हैं। ये क्या है, ये खुद आना चाह रहा है कि भैया मेरा नाम काट दो। कौन कौन से सिचुएशन है देख लीजिए। After extinguishing all liabilities not for Section 8 companies, approval of 75% of members by paid up capital or special resolution, barred if in last 3 months if there is any name change, RO shift, asset disposal, pending merger. मतलब ये है कि अगर आपने पिछले 3 महीने के अंदर अपनी कंपनी का नाम चेंज किया है, या रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट किया है, या कोई एसेट डिस्पोज ऑफ किया है, या आपकी कंपनी का मर्जर पेंडिंग है, तो फिर आप यू आर बार्ड फ्रॉम अप्लाइंग फॉर वॉलंटरी रिमूवल ऑफ नेम या स्ट्राइक, ठीक है। Forms here is STK2 application for application, STK3 for indemnity, and STK4 for affidavit. Fraudulent in case of fraudulent application, Section 447. ठीक है। अब देखो इतना सब पढ़ने से आपको पूरा सेक्शन नजर आ गया। आप चाहो तो मैं आपको पूरा सेक्शन भी पढ़वा सकता हूँ, उसमें भी यही बात निकलेगी। ये जूस लिखा हुआ हमने यहाँ पर, मेन टॉपिक्स मेन है सर। हाँ, और इससे आगे पढ़ना है तो फिर आप वहां सेक्शन में पढ़ ही सकते हो डिटेल में। हाँ जी, पढ़िए प्लीज। Effects and appeal, Section 252. Liability of directors or officers continues as if not dissolved. Tribunal retains power to wind up even after strike off. Appeal to tribunal within 3 years of ROC order. Company carrying on business may apply within 20 years. Restoration, fresh certificate of incorporation filed within 30 days. मतलब ये है कि अगर कोई कंपनी स्ट्राइक आउट भी हो गई तो भी जो डायरेक्टर्स हैं या ऑफिसर्स हैं उनकी लायबिलिटी कंटिन्यू रहेगी एज इफ द कंपनी इज नॉट डिसॉल्व। मतलब कंपनी में कुछ हेरा फेरी करी, आपने कंपनी डिसॉल्व कर दी, ये थोड़ी लायबिलिटी खत्म हो गई। डायरेक्टर ऑफिसर को फिर भी लायबल ठहराया जा सकता है, ठीक है। एंड ट्राइब्यूनल रिटेन्स पावर टू वाइंड अप इवन आफ्टर स्ट्राइक ऑफ। अपील कैन बी मेड टू ट्राइब्यूनल विद इन 3 years ऑफ द आरओसी ऑर्डर।
और अगर इफ द कंपनी इज कैरिंग ऑन बिजनेस इट मे अप्लाई विद इन 20 years फॉर रिस्टोरेशन ऑफ नेम। ठीक है, और रिस्टोरेशन पे क्या होगा, फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू हो जाएगा एंड इट इज टू बी फाइल्ड विद इन 30 days। सर ये वाइंडिंग अप के कंपनी क्या क्या, सर ये कंपनी कैरिंग ऑन बिजनेस में अप्लाई विद इन 20 years, ये क्यों मतलब ये लिखा है? है, ऐसा हाँ। होता है ना, बहुत सारी कंपनीज में क्या होता है, मान लो इनकम टैक्स की कोई प्रोसीडिंग चल रही है, ठीक है, अब आपका नाम स्ट्राइक ऑफ हो गया, तो रिस्टोरेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, कंपनी खुद भी अप्लाई कर सकती है, और जो एग्रीड, मान लो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एनसीएलटी को अप्लाई कर देता है कि भाई इस कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ हो चुका है, इसको रिवाइव किया जाए, फिर कंपनी को भी नोटिस देते हैं और फिर वो नाम उसका रिवाइव हो जाता है। तो वो 20 years मतलब 20 years तक आफ्टर द डेट ऑफ स्ट्राइक ऑफ, जब आपका नाम कटा उसके 20 साल तक रिस्टोर हो सकता है। ओके, अच्छा ये ऑप्शन है 20 साल तक हम कभी भी कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो सर काम कब करेंगे, 20 साल कंपनी बंद रहेगी तो? नहीं 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 नहीं, वो बात नहीं है। देखिए मान लीजिए कंपनी में फ्रॉड कर दिया कुछ भी, अब वो कंपनी बंद करके भाग गए, ठीक है ना, तो वो क्या करते हैं, कंपनी को दोबारा रिवाइव करते हैं किस्म से, जैसे कई बार कब्र में से नहीं बंदे को निकाल लेते हैं, पता चले मर्डर हुआ है, तो वही चीज है, अच्छा। फिर वही से काम। रिस्टोर करते हैं ताकि उस पे या लाइबिलिटी ला कोई सके। जैसे इनकम टैक्स का रिफंड कोई आ गया कोई पुराना केस में, हाँ, रिफंड में तो नहीं, स्ट्राइक ऑफ, उल्टा लाइबिलिटी आ गई तो कर देते हैं। हाँ रिफंड आ गया तो हम भी उसको जिंदा करके हाँ रिफंड हम बिल्कुल, ले आप भी लेंगे। चाहोगे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। Winding up grounds, Section 271. Special resolution to wind up by tribunal acts against sovereignty or integrity, security of India, default in filing financials or annual returns for 5 years. Tribunal finds it just and equitable. Voluntary IBC solvency declaration plus SR IP as liquidator notify ROC and IBBI in 7 days. हाँ, मतलब ये कि ये वाइंडिंग अप के भी ग्राउंड्स है ना, कि भाई आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर देते, या इफ ए कंपनी इज एक्टिंग अगेंस्ट सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी या सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, या इफ देयर इज ए डिफॉल्ट इन फाइलिंग फाइनेंशियल्स और एनुअल रिटर्न्स फॉर 5 years कंटिन्यूअसली, और ट्रिब्यूनल फाइंड्स इट जस्ट एंड इक्विटेबल दैट द कंपनी में बी वाउंड अप। या फिर आईबीसी में भी आता है, आईबीसी में भी होता है ना सेक्शन 59 में, तो आप डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी देते हो प्लस स्पेशल रेजोल्यूशन देते हो और आईपी को अपॉइंट कर देते हो एज लिक्विडेटर, एंड देन यू नोटिफाई द आरओसी एंड आईबीबीआई 7 days। तो ये सारे वाइंडिंग अप। यस प्लीज, एनसीएलटी एंड एनसीएलटी कंपोजिशन एंड अपील्स, इसके ऊपर भी सवाल पूछ लेता है, ये भी हमारे सिलेबस में है। हाँ जी, Yes, sir. Position is president or chairperson. Qualification NCLT. High Court judge more than or equal to 5 years. And मतलब ये qualification. इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर आप प्रेसिडेंट होना चाहते हो किसके, एनसीएलटी के, इसमें क्या होता है, चेयरपर्सन होता है एनसीएलटी में और प्रेसिडेंट होता है एनसीएलटी, NCLT. ठीक है, Yes. ये ध्यान रखो। अब आप एनसीएलटी छोटा है तो छोटे में बड़े वाला है, प्रेसिडेंट बड़ा होता है ना, और चेयरपर्सन छोटा होता है नॉर्मली, यहाँ उल्टा है, मतलब छोटी जगह पर बड़ा है और बड़ी जगह पर छोटा है। एनसीएलटी में प्रेसिडेंट है और एनसीएलटी में चेयरपर्सन। अब ये जो एनसीएलटी का चेयरपर्सन प्रेसिडेंट कौन बनेगा, एनसीएलटी का प्रेसिडेंट वो बन सकता है जो कि या तो हाई कोर्ट का जज रह चुका है 5 साल से ज्यादा, ठीक है, या कोई सिटिंग जज है या पहले रह चुका है 5 साल से ज्यादा, ये मतलब Supreme इस तरह Court से judge पढ़ो। of Justice हम्म of High Court. Yes, sir. हम्म Uh, if if judicial member, then he must be in NCLT High Court judge or district judge for more than or equal to 5 years, or advocate more than or equal to 10 years. हम्म And High Court NCLAT में High Court judge or tribunal of judicial magistrate of more than जुडिशियल or मेंबर, equal to ट्रिब्यूनल के member. जुडिशियल मेंबर। Tribunal का judicial member more than or equal to 5 years. मतलब दो तरह के Technical मेंबर होते हैं ना, कुछ होते हैं जुडिशियल मेंबर जो लीगल एस्पेक्ट्स देखते हैं, और कुछ होते हैं टेक्निकल मेंबर जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स देखते हैं। technical member can be the ICLS or ILS of more than or equal to 15 years of experience, CACS, CWA of more than or equal to 15 years of experience, and if in place of NCLT, it should be proven ability within special knowledge of more than or equal to 25 years of experience.
बेसिकली ILS क्या है, इंडियन लीगल सर्विसेज, है ना, वो बेसिकली वो बात करते हैं। Okay, sir. NCLT term is for 5 years and they can be reappointed, and president is maximum age is 67 years and members maximum age is 65 years. एक बार एज पे सवाल पूछ लेता है, पहले पूछता था, आजकल तो नहीं पूछ रहा, लेकिन पूछ सकता है सवाल। सर इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है whichever is earlier and whichever is later, उसमें मतलब कंफ्यूज कर देते, जैसे इतना से इतना साल whichever is earlier या whichever is later चूज करने के लिए। अभी MCQ भी करेंगे हम, MCQ भी है इसमें। NCLAT term 5 years, chairperson maximum age is 70 years and members maximum age is 67 years. Appeal from NCLT to NCLAT is within 45 days plus 45 days by court, and it's under section 421. Appeal to NCLAT from NCLAT to Supreme Court is within 60 days, and it is on the question of law, and it is under section 423. Disposal of cases is within 3 months, and maximum extension can be given of 90 days under section 422. ये हो गया। अच्छा, ये तो सिक्योरिटीज लॉज है, इसको भी बाद में करेंगे। अब हम एक बार, ये तो वो हो गए, ये सारे सेबी रेगुलेशंस हैं। सेबी रेगुलेशन भी थोड़े कम थे ना, तो मैंने इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया है। उससे क्या है कि आपको सेबी रेगुलेशन अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं, इतना ही पढ़ लोगे तो काफी हो जाएगा। यस सर, क्योंकि वो इससे ही पढ़ना ज्यादा बेटर है। अब ये केस स्टडीज है आप, ठीक है जी। तो आज यही खत्म करेंगे सत्संग, या अभी चलाएंगे इसको? अभी तो टाइम है ना? हो गया सर टाइम। हो गया टाइम, ठीक है, अगली क्लास में कर लेंगे। अभी 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 हम लोग उसको गो हाँ, थ्रू एक कर बार आप लेंगे। पढ़ लीजिएगा। हाँ, ये ना, ये हमें उसमें क्या किया हुआ है, इसमें बहुत सारी ये केस स्टडीज दे रखी है, जैसे बाइंडिंग ऑफ लिक्विडेशन, इस तरह से एक बार पढ़ोगे ना, क्वेश्चन भी दे रखे हैं, आंसर भी दे रखे हैं। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है तो उसमें कोई दिक्कत ज्यादा। हाँ हाँ हाँ, ये कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट पे जो नॉर्मली पूछता है, तो हर के 5-5 केस स्टडी बना रखी है। सेक्शन 8 कंपनी है, कई बार केस स्टडी आ चुकी है। सर और ये कितने मार्क्स कवर्ड होते हैं इसमें? इसमें देख लो जी, 4 + 7 + 8 19 मार्क्स है। ओ, ये तो एकदम सॉलिड होना चाहिए हमारा। हाँ, ये 19 मार्क्स में, मतलब आप समझ लो कि 19 मार्क्स में ये अगर आप 300-400 पेज पढ़ लोगे तो काम हो जाएगा आपका, इतना मिनिमम पढ़ना है। यस सर। ये जो आपका पीपीटी है दैट इज मोर देन एनफ ना सर? ऐसा तो